हेलो फ्रेंड्स, आज हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं एटीपी सिंथेसिस। तो एटीपी का सिंथेसिस कैसे होगा किसके अंदर? क्लोरोप्लास्ट के अंदर। क्लोरोप्लास्ट के अंदर मैंने जो ये मैं पढ़ा रहा हूँ फोटोसिंथेसिस के अंदर मैंने यही बताया था कि लाइट रिएक्शन आती है, डार्क रिएक्शन आती है। लाइट रिएक्शन के अंदर फॉर्मेशन होती है किसकी? एटीपी एंड एनएडीपीएच की। एनएडीपीएच की फॉर्मेशन हम पढ़ चुके हैं, एटीपी की फॉर्मेशन हम अभी पढ़ने वाले हैं। दो एटीपी एंड एनएडीपीएच है वो फर्दर डार्क रिएक्शन जो प्रोडक्ट है, लाइट रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है वो डार्क रिएक्शन यूज़ करेगी एंड डार्क रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है लाइट रिएक्शन यूज़ करेगी। यही फोटोसिंथेसिस है, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस में मतलब नॉर्मली जो आता है कि एटीपी फॉर्मेशन है। इससे पहले मैं साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन करवा चुका हूँ, ठीक है, वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है। जिसको फोटोसिंथेसिस पढ़ना है कि एनएडीपीएच का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे है कि फोटोसिंथेसिस में मैंने बताया था कि लाइट रिएक्शन के अंदर वाटर का काफ़ी बड़ा रोल है, ठीक है। वाटर का रोल क्या है? इट इज़ स्प्लिट इनटू हाइड्रोजन आयन एंड जिसको हम प्रोटॉन बोल सकते हैं एंड ऑक्सीजन, ठीक है। तो यहाँ एटीपी सिंथेसिस के अंदर जो हाइड्रोजन आयन का रोल है काफ़ी अहम, जो प्रोटॉन मोटिव फोर्स बना के जाता है। इस फोर्स से क्या होगा? जो एटीपी सिंथेज, ये क्या है? एटीपी सिंथेज का डायग्राम है मेरे पास जो एटीपी का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। पहले एक बार इसके डायग्राम के बारे में कुछ बेसिक सी बातें देख लेते हैं, बाद में देखेंगे कि एटीपी का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। एटीपी सिंथेज हैव टू पार्ट। दो पार्ट कौन से हैं? एफ नोट एंड F1। मतलब एफ नोट जो पार्ट मतलब मेम्ब्रेन के अंदर आता है, ठीक है। तो मेम्ब्रेन के अंदर पार्ट आता है तो वो पार्ट है मेरे पास इनसोल्यूबल, मतलब सोल्यूबल पार्ट नहीं है, ठीक है। F1 जो है वो मैट्रिक्स के अंदर प्रेजेंट है, इट इज़ सोल्यूबल। सोल्यूबल मीन्स इन वाटर सोल्यूबल पार्ट है, ठीक है। देन F1 हैव 5 सब यूनिट्स। 5 सब यूनिट्स कौन सी हैं? अल्फा, बीटा, गामा, एप्सिलॉन एंड डेल्टा सब यूनिट्स। These 5 subunits are present in the F1 part. Second, F note. F note have 3 subunits. 3 subunits कौन सी है? A, B and C. These are the 3 subunits. A कितने प्रेजेंट है? A सबयूनिट कितने हैं? 1. B have 2 subunits present. 3 मतलब C जो है 10 to 15 सबयूनिट्स प्रेजेंट इन एटीपी सिंथेज, ठीक है। तो इतने हो सकते हैं एक एटीपी सिंथेज के अंदर, ठीक है। तो क्या होगा? हाँ, ये जो इनसोल्यूबल पार्ट है, ठीक है। तो अब हम देखने वाले हैं कि एटीपी का सिंथेसिस कैसे होने वाला है। जैसे ही अब हाइड्रोजन आयन आया, सबसे पहले प्रॉब्लम ये है कि हाइड्रोजन आयन आने के बाद में तो कहाँ पे बाइंड करेगा? सी सब यूनिट के पास में जो मेरे पास है ग्लूटामेट प्रेजेंट है, ग्लूटामेट। हाँ, तो सी सब यूनिट है ग्लूटामेट रेजिड्यू। ग्लूटामेट रेजिड्यू इज नेगेटिव चार्ज। ग्लूटामेट रेजिड्यू मेरे पास क्या है? नेगेटिवली चार्ज रेजिड्यू है। तो हाइड्रोजन आयन मेरे पास क्या होगा? पॉजिटिवली चार्ज। तो हाइड्रोजन आयन जैसे ही आता है it will bind to the C subunits, ठीक है। C सबयूनिट के पास में क्या है? ग्लूटामेट रेजिड्यू, वो बाइंड करेगा। जैसे ही बाइंड करता है तो मतलब ये अल्फा रोटर जो गामा रोटर है वो रोटेट करेगा, ठीक है। तो रोटेट होने के बाद में जो है हाइड्रोजन आयन विल, या फिर यहाँ पे प्रोटॉन मोटिव फोर्स जो बनने वाली है, तो हाइड्रोजन आयन मूव इनटू द मैट्रिक्स, ठीक है। जैसे ही बाइंड करेगा गामा रोटर रोटेट करेगा, और गामा रोटर जो यहाँ पे मेजर रोल है किसका है? अल्फा एंड बीटा सब यूनिट। जो एटीपी सिंथेसिस के अंदर जो कॉम्प्लेक्स है, जो एटीपी सिंथेसिस कॉम्प्लेक्स है मेरे पास, अगर क्वेश्चन आता है एटीपी सिंथेसिस कॉम्प्लेक्स कौन सा होगा? कॉम्प्लेक्स क्या है? वो होगा अल्फा, बीटा एंड गामा, ठीक है।
ये 3 सब यूनिट्स जो हैं काफ़ी मेजर रोल प्ले करती है एटीपी सिंथेसिस के अंदर, ठीक है। तो अब देखते हैं कि जो कैसे एटीपी का फॉर्मेशन होने वाला है, ठीक है। तो ये हम बताया गया है हमें कि बाइंडिंग चेंज हाइपोथेसिस के अंदर, बाइंडिंग चेंज हाइपोथेसिस के अंदर ये क्लियर किया गया है कि कैसे एटीपी का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो दिस इज़ द होल स्ट्रक्चर ऑफ एटीपी सिंथेस, ठीक है। अब ये वर्क कैसे करेगा वो हम देखने जा रहे हैं, ठीक है। वर्क कैसे करेगा, दिस इज़ द पार्ट ऑफ क्या मतलब सोल्यूबल पार्ट F1, ठीक है। सोल्यूबल पार्ट है किसका, ये है बीटा सब यूनिट। जैसे देखो यहाँ पे गामा प्रेजेंट है, ये मैंने एक अलग डायग्राम के थ्रू बताया है कि कैसे ये एटीपी का फॉर्मेशन करेगा। बीटा सब यूनिट, 3 बीटा जो बीटा सब यूनिट्स हैं इसकी 3 साइड्स प्रेजेंट होती है बीटा सब यूनिट की, ठीक है। वो 3 साइड्स कौन सी हैं, ओपन, लूज एंड टाइट, ठीक है। ओपन के अंदर क्या होने वाला है, जो मतलब ADP प्लस PI मतलब इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो है वो क्या करेंगे, बाइंड करेंगे, ठीक है। तो लूज़ फॉर्म मतलब लूज़ फॉर्म में एक बस कहने को यही याद आता है कि जो ADP एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है जो लूजली बाइंड रहेंगे, ठीक है। तो जो ओपन साइट है वो क्या है, साइट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द अटैचमेंट, या फिर बोल सकते हैं कि बाइंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द बाइंडिंग ऑफ ADP एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। जो टाइट साइट है, टाइट साइट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ATP। यहाँ पे जो है मतलब कॉम्पैक्ट बाइंडिंग रहेगी, जो मतलब ATP का फॉर्मेशन कहाँ होगा, टाइट साइट के अंदर, ठीक है। अब हम देखने जा रहे हैं कि ये कैसे होगा। ये मेरे पास जैसे दिया हुआ है, जैसे ही ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आता है तो क्या होगा, जो साइट O है यहाँ पे आएंगे सबसे पहले, ठीक है। साइट O के बाद में जो लूज है, लूज फॉर्म के साथ में मतलब यहाँ पे लूजली बाइंड रहेंगे। T मतलब ATP का फॉर्मेशन कहाँ होगा, टाइट, ये टाइट साइट पर, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना। अब क्या होगा, जैसे ही रोटेशन होती है, रोटेट करेगा किस पे, 120 डिग्री से। एक बात मैं बता दूं, जब जो रिलीज़ होने होगा, जो ATP रिलीज़ होगा वो किस साइड से होगा, ओपन साइड से रिलीज़ होगा। ये चीज़ ध्यान रखना। ओपन साइड इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर रिलीजन, या फिर बोल सकते हैं रिलीज ऑफ ATP। बाइंडिंग ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का भी रोल है यहाँ पे बाइंडिंग का, लेकिन जो रिलीज़ है वो कहाँ पे होगा, ओपन साइट के अंदर, ठीक है। अब देखते हैं, जैसे मेरे पास ये डायग्राम बना, ये डायग्राम बनने के बाद में एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होगी इसकी, ये ध्यान रखना, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। तो ये कहाँ पे जाएगा, जैसे देखो यहाँ था, मतलब एंटी क्लॉकवाइज, नॉट ए क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होगा, तो मतलब ये चीज़ यहाँ पे आ जाएगी, ये चीज़ यहाँ पे और ये चीज़ यहाँ पे। देखते हैं, देखो यहाँ पे ओपन था, यहाँ पे क्या आ गया, लूज, ठीक है, लूज आ गया। ओ मतलब यहाँ पे कुछ भी नहीं है अभी, ठीक है। यहाँ से जो है ATP मेरे पास रिलीज हो चुका है, ठीक है, रिलीज हो गया ATP। अब क्या है, जो मतलब देन ये रोटेट करता रहेगा और ATP यहाँ से रिमूव होता रहेगा, मतलब रिलीज़ होता रहेगा, और मतलब ओपन साइड पे रिलीज़ होगा, ठीक है, ओपन साइड पे रिलीज़ होगा। देन सेम स्ट्रक्चर यही बनेगा, जैसे ही ओपन साइड जो है मतलब ओपन रहेगी, या फिर बोल सकते हैं फ्री रहेगी, इसके साथ में फिर से आगे ये ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से ये रोटेट होता रहेगा और ATP का फॉर्मेशन होता रहेगा इसके अंदर, ठीक है। यही बताया गया इसके अंदर, ठीक है। तो T साइट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ATP सिंथेसिस, ठीक है, T साइट। O मतलब बाइंडिंग, T मतलब O साइट है टू वर्क, फर्स्ट इज ATP रिलीज, सेकंड इज बाइंडिंग, ठीक है। L मतलब लूजली बाइंड, लूजली बाइंडिंग का मतलब यही है कि काफ़ी वीक बॉन्डिंग रहेगी किसके बीच में, ADP एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के बीच में, ठीक है। दिस इज द होल प्रोसेस ऑफ ATP सिंथेसिस इन क्लोरोप्लास्ट,
ठीक है। तो एटीपी सिंथेसिस हो गया, NADPH का फॉर्मेशन हो गया, तो फोटोसिंथेसिस के अंदर यही चीज़ें ज़रूरत है, ठीक है, इन्हीं चीज़ों की ज़रूरत है। तो एक बार फिर से मैं थोड़ा सा बेसिक सा बता देता हूँ कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर विल कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन, ठीक है। वो कब बनेगा, जैसे इन दोनों के बीच में जो हाइड्रोजन मतलब वाटर है और कार्बन डाइऑक्साइड का, दोनों का रोल अलग अलग है। जैसे वाटर का रोल कहाँ है, लाइट रिएक्शन के अंदर है। कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब रोल कहाँ पे है, जो डार्क रिएक्शन के अंदर है। सारी रिएक्शंस आपको मिल जाएगी जो लाइट रिएक्शन के अंदर है। लाइट रिएक्शन के अंदर जो प्रोडक्ट बनेगा क्या, ATP एंड NADPH जो लाइट रिएक्शन के अंदर जो ATP एंड NADPH बना है, वो किसके अंदर फर्दर यूज़ होगा, डार्क रिएक्शन के अंदर, ठीक है। डार्क रिएक्शन होने के बाद में क्या बचेगा, NADP प्लस एंड ADP, ठीक है, वो फर्दर ये यूज़ करेंगे, ठीक है। यहाँ पे ADP बचा, ADP देन कन्वर्ट इनटू ATP। इस तरह से जो लाइट रिएक्शन है एंड डार्क रिएक्शन है चलती रहती है, और मतलब जो प्लांट को है अपना फूड मिलता रहता है, ठीक है। सो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगर वीडियो समझ में आई है, लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ताकि आगे आने वाली वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे। थैंक यू सो मच।